हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि ब्लास्टुला कैसे बनता है और अब हम लोग देखेंगे बड़े ही मजे से कि गैस्ट्रुलेशन किस तरीके से होता है। स्टूडेंट्स लोगों को अक्सर परेशानी होती है कि किस तरीके से एम्ब्रियो के ऊपर जर्म लेयर्स का प्रोडक्शन होता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो होता क्या है, देखिए ये तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि ब्लास्टुला किस तरीके से बनता है। तो ब्लास्टुला के ऊपर दो लेयर होता है। सबसे बाहरी जो लेयर है वो होता है ट्रोफोब्लास्ट, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर होता है इनर सेल मास। तो ये हो गया इनर सेल मास, ये हो गया ICM, इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास है, जितने दूर तक आपको याद रखना है कि जितने दूर तक ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड रहेगा उतने सेल्स को यहां से लेकर यहां तक के सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सेल्स ऑफ रॉबर्स आर द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट थ्रू विच और फ्रॉम विच इनर सेल मास रिमेन अटैच्ड। और इसके बारे में तुम लोग जान ही रहे कि दिस इज द ब्लास्टोसील। अब क्या होगा, ये देखिए, होता यह है कि ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के केस में गायब हो जाता है, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होते ही अब ये जो इनर सेल मास रैंडमली अरेंज्ड है, अब इसका एक प्रॉपर लैमिनेशन होता है। लैमिनेशन मतलब प्रॉपर लेयर बन जाता है ये। और ये बेसिकली दो तरह का लेयर बन जाएगा। सबसे बाहरी जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इपीब्लास्ट, और सबसे अंदरूनी जो लेयर होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो दो तरह का लेयर बन गया, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये सैंडविच की तरह लेयर है। अब हाइपोब्लास्ट जो है वो आगे चल के डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये जो इपीब्लास्ट है, आप जो इपीब्लास्ट देख रहे हो, इस इपीब्लास्ट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद दो सेल्स बनते हैं, दो सेल्स के फिर से लेयर बने। ये सेल गायब हो गया हाइपोब्लास्ट। अब ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद एक बना इपीब्लास्ट जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, दूसरा है एंडोडर्म। यही एंडोडर्म है, यानी कि इपीब्लास्ट में जब स्प्लिटिंग होता है तो वो एंडोडर्म में कन्वर्ट होता है। बाद में क्या होगा, तो यही एंडोडर्म जो है आगे चल करके पूरे इस जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, इसको कवर कर लेगा, चारों तरफ से एक लेयर बना देगा, क्वाइलिंग करेगा, और क्वाइलिंग करके ये कंप्लीट एंडोडर्म एक प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन करता है। तो यही एंडोडर्म है जो कि ये जो इपीब्लास्ट है उससे स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होने के बाद अब ये बना दिया क्वाइलिंग होने के बाद प्रिमिटिव एंडोडर्म जो कि गट है। तो गट जो है वो फोरगट और हाइंड गट दो तरीके का होता है। तो अभी यहां पे ये जो गट बना है दैट इज द फोरगट, ये जो फोरगट बना। अब यहां पे एक चीज और आपको याद रखना है, जैसे ही एंडोडर्म इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर करता है चारों तरफ से, तो एक गैप छूट जाता है यहां पे, दिस इज द गैप। और यही गैप है जहां पे रहता है क्या, यॉक, ठीक है। तो यहां पे यॉक सैक बन जाएगा। ये एक तरीके का क्या बन गया, ये एक यॉक सैक बन गया। ह्यूमन के केस में आपको याद रखना है कि ह्यूमन के केस में जो यॉक है वो बहुत ही कम बनता है। ह्यूमन का एक माइक्रोलेसिथल होता है। अगर यॉक के बारे में या टाइप्स ऑफ एग के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए कि हाँ क्या होता है, तो अगली बार हम उस पर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है, आगे चल के क्या होगा कि यही जो एंडोडर्म बना और एंडोडर्म से जो फोरगट बना है, फोरगट के बाद अब होगा प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म का। और मीजोडर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, क्योंकि इसी से सारा का सारा वाइटल ऑर्गन एम्ब्रियो में बनना चालू होगा। तो अब क्या होगा, अब होना यही है कि यही जो इपीब्लास्ट है, इपीब्लास्ट से फिर से कुछ सेल्स स्प्लिट होंगे, और स्प्लिट होने के बाद चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाएगा। और स्कैटर्ड होने के बाद यही जो सेल्स का ग्रुप है आगे चल करके क्या बन जाता है, मीजोडर्म, जो कि बनाएगा एम्ब्रियो का, हार्ट बनाएगा, लिवर बनाएगा, लंग्स बनाएगा, किडनी, ब्रेन, इन सारे का फॉर्मेशन मीजोडर्म ही करेगा, ठीक है। ये जो इतना जो 3 लेयर बना, तो तीनों जर्म लेयर को बन जाने में कुल मिलाकर के 3 सप्ताह का समय लगता है, ठीक है। तो ये जो 3rd वीक है, उस 3rd वीक में ये तीनों लेयर बनके तैयार है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब फाइनली हम लोग देखें कि एक्टोडर्म कैसे बनता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी से एक्टोडर्म से जो है ये एम्ब्रियो का क्या बनता है, तो एम्ब्रियो का स्किन बनता है, आई लैशेस हो गया, दांत हो गया, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है वो एक्टोडर्म से बनते हैं। तो एक्टोडर्म देखिए कैसे काम करता है।
ये जो इपीब्लास्ट वाला जो लेयर हम लोग देख रहे थे, यही इपीब्लास्ट क्या करता है कि अंदर से पूरे ट्रोफोब्लास्ट के लेयर को के चारों तरफ एक कोट बना देता है, एक सिंगल लेयर का कोट बनाता है, और वही कोट क्या कहलाता है, वही कोट कहलाता है एक्टोडर्म। और ये एक्टोडर्म बन करके अब तैयार है। ठीक है, तो ये जो एक्टोडर्म बना, इससे बहुत सारा ऑर्गन बनेगा, अभी हम लोग बात करेंगे। और जो सबसे बाहरी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर था, आपको याद रखना है कि यही ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आगे चल करके एमनियोटिक मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो। अब ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, ये देखिए एमनियोन जो है वही एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो जाता है। आपको बताया गया है पिछले वीडियो में कि एम्ब्रियो के ऊपर ये जो ट्रोफोब्लास्ट है 4 तरीके का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, एमनियोन, कॉरियन, एलेंटॉइस और यॉक सैक। ठीक है, तो ये जो एमनियोन है ये क्या है, इट इज द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और ये एक लिक्विड से फिल्ड रहता है। तो आपको पता होगा, आप लोग कई एक बार अगर वीडियोस वगैरह भी अगर देखे होंगे वॉम्ब वगैरह के अंदर का, तो उसमें बच्चा जो है वो चारों तरफ से लिक्विड से भरा हुआ होता है। अगर वहां लिक्विड नहीं रहे, माँ कोई काम कर रही हो, तो बच्चे को अगर झटका लगे तो हो सकता है कि उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए। तो उस डैमेज से बचने के लिए क्या होता है कि चारों तरफ से ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर लिक्विड होता है, विस्कस गाढ़ा लिक्विड होता है, और वो लिक्विड इस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहीं से एक चीज समझ में आता है कि बच्चा जब तक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोन यानी लिक्विड जो है उसके अंदर रहेगा, तब तक वो तो लंग से सांस ले नहीं सकता है, तो उस वक्त तक उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है, और वो उस वक्त गिल्स से सांस ले रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और साथ ही साथ ये शॉक एब्जॉर्बिंग जो है वो काम करता है एम्ब्रियो के लिए। अब क्या है कि इस एम्ब्रियो के चारों तरफ जो लिक्विड है, इस लिक्विड में जब बच्चा तैर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जब मूव करेगा, ठीक है, तो उसके बॉडी से कुछ सेल्स तो बाहर आएगा ही आएगा। अब उसी सेल्स को डॉक्टर क्या करते थे कि निकाल करके और ये चेक करते थे कि कहीं उस बच्चे में किसी भी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। अगर आपको एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा और वहां पे लिखिए कि हाँ इसके बारे में जानना है, तो अगला वीडियो हो सके कि हम एमनियोसेंटेसिस के ऊपर भी बना दें। ठीक है, तो ये कंप्लीट गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के साथ कनेक्ट होता है और किस तरीके से बच्चे का आगे का डेवलपमेंट होता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक और शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन 30 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड देखते हो, स्किप कर देते हो, बिना प्रॉपर देखे ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों में भी शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है, तो आप प्लीज इसे एक लाइक भी कीजिए। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।